बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं। जो मसले मसाइल हैं आवाम के वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह की ख़बरें जो हैं वो सुनने में आती हैं जो कि दिल दहल जाता है। आजकल कल भी एक वाक़या पेश आया और जो हमने सुना एक गिरजाघर जिस पे हमला किया गया, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए और की भी जा रही है। और इसके अलावा जिस तरह से बच्चियों पर तशद्दुद हो रहा है, एक के बाद एक वाक़यात सामने आ रहे हैं। खैर हमें यकीन नहीं आता कि ये जो मुआशरा है जिसमें हम रह रहे हैं ये क्या इस काबिल रह चुका है कि हम इसमें जी सकें। लेकिन इसको चेंज कैसे करना है, वो एक जो तरबियत है वो घर से तो शुरू होती है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, सब कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चलें दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला ये हालात इस मुल्क के बेहतर करे और जो हमारी आवाम है उसके अंदर थोड़ा एहसास पैदा करे ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ना हों। चलते हैं आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ देखते हैं कि हमारी आज की ख़बरें क्या हैं। पहली जो हमारी स्टोरी है वो है शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान नहीं थम सका, सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया। वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस ट्रेन में सफ़र, सफरी सहूलियात बेहतर बनाने का हुक्म। शहर में डेंगू फिर सर उठाने लगा, 6 नए मरीजों की तस्दीक। तो आज की टॉप स्टोरी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा और अली साहिब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है, शुक्र। जो महंगाई का एक नया तूफान है आमिर भाई, इसके बाद जो आपका क्या हाल है वो बताइएगा। वैसे ही है जैसे आपकी एनर्जी आज स्लो थी इस खबर को पढ़ते हुए, ये गौर कर क्योंकि मैंने तो खबरें सुनी है मेरी उस वजह से, जैसे एक बच्ची के साथ अब दोबारा से एक आई है। मैं कल से ये जो न्यूज़ पढ़ रही हूँ, कभी किसी खातून के साथ कभी किसी बच्ची जो शिकार हो जाती है तशद्दुद का, और ये जो जहालत कह सकते हैं इसको, ये जो हमारे माशरे में मौजूद है, इससे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे समझ नहीं आती है, ये मुझे बहुत मायूस कर देती है और मेरी एनर्जी क्या पूरी कौम जिसके अंदर थोड़ा सा एहसास है ना उसकी ऐसी डाउन है इस वक्त। देखिए 24 करोड़ आवाम का एक मुल्क है जिसमें अभी उस तरह से एजुकेशन भी नहीं है। 13% हमारा एजुकेशन रेट है और वो बहुत ही कम लोगों को शामिल करके जिनको दस्तखत करने आते हैं या चीज़ें लिखनी आती हैं, पढ़ना आता है, उनको भी हम लिटरेरी साबित करें तो 19 से 20% के करीब लोग पढ़े लिखते हैं। ऐसे में जहालत नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में इंसानियत पढ़ाते ही नहीं है। हम एक आप भी कोर्सेज करके आई हैं, पढ़ के आई हैं, डिग्रीज लेके आई हैं, अली साहब बैठे हैं मेरे साथ, मैं भी हूँ। आप मुझे बताएं हमें कहाँ इंसानियत का दर्स दिया जाता है? जहाँ दर्स दिया जाता है वहाँ इंसानियत सोच सलूक होते हैं। मसलन मसाजिद और मदारिस में आपको ऐसे बारहा सुनने को चीज़ें मिलती हैं। और रात मुझे भाई का फ़ोन आया बाहर से, तो वो भी काफ़ी डिप्रेस था, आप ही की तरह बोल रहा था और गुस्सा भी कर रहा था। तो फिर मैंने उसने कहा जी इसका जो इस पर आवाज़ भी कोई नहीं उठाता। तो मैंने उसको कहा, आप देखें ना हमारे मैंने उसको कहा है उनसे निकलेंगे तो मैंने उससे कहा कि 1400 साल पहले आवाज़ उठाई थी, हमने नहीं सुनी। असल मसला ये है कि वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से कह दिया कि अपना काम खुद करना सीखो। वो खुद जूतियाँ गांठ लेते थे, खुद घर के बर्तन धो लेते थे, सफाई कर लेते थे। हम उसके लिए मुलाजिम रखते हैं और वो भी मुलाजिम कम उम्र मुलाजिम, जो कि इस्लाम क्या दुनिया के किसी कानून के अंदर वो नहीं है। लेकिन जहाँ एक जज लेवल का बंदा भी घर में चाइल्ड लेबर करवा रहा हो, जहाँ पे आप गाड़ी चला के जा रही हो रिदा, तो आपको रोड्स किनारे जितने होटल्स हैं, जितने आपको वर्कशॉप्स हैं, जितनी जगह हैं, वहाँ पे आपको कम उम्र बच्चे मिलेंगे। चाइल्ड लेबर हो रही है, कौन इस पर तवज्जो दे रहा है? एक हमने वो नाम का अदारा में समझ नहीं है उसको क्या कहें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। लेकिन आए मैं आपको दिखाऊं, किसी इशारे पे रुकें, उन्होंने बच्चा गोद में उठाया होगा, ऐसे ये बहुत सारे बच्चा 1 माह 1.5 माह का बच्चा होगा। जिस तरह अमर भाई कह रहे हैं कि हमने जितने भी इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं, जो रिजवाना का केस हुआ, इस तरह कई ऐसे केसेस जो रिपोर्ट होते हैं बड़े घरों के होते हैं। कभी आपको किसी गरीब का नहीं होगा कि उसने बच्चे के साथ इस तरह तशद्दुद किया है
किसी बड़े घर में कोई बच्ची काम करती है तो उसके साथ इस तरह का वाक़या होता है, उसको किसी जगह पर मिडिल मार दिया क्लास में जाता भी है, होता है ऐसे, इस तरह तशद्दुद का निशान। और जो बच्चों की बात की जाए, जब गरीब मुल्क है, लोगों जिस तरह महंगाई है, मैं रिदा की बात पे वैसे ही मुझे एक हंसी आ रही थी कि नया तूफान, ये तो हर रोज आप ये तो यही हर खबर रोज का देते तूफान है, उसी पे बात कर ये तो लेते हैं। तूफान थमने की एक तो नाम ही नहीं तूफान ले रहा। है जो हुकूमत की तरफ से आता है, फिर जो आज खुद यहाँ पे निर्ख बढ़ा दे जाते हैं। लेकिन तो आप ये देखें ना, 17 रुपए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रिदा, है? 17 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ये तो चीज़ें 17.5 कंट्रोल नहीं होंगी और ये कीमतें बढ़ेंगी हर चीज़ की। मैं आपको ये लिटरली बताता हूँ, मैं रात को अपने घर की ग्रॉसरी की है, जो ग्रॉसरी आज से 2-2.5 साल पहले मैं 8 से 10 हज़ार की करता था, वो आज से 2-3 माह पहले 15-17 हज़ार पे चली गई थी। रात को मैंने 24 हज़ार की ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये 2 या 3 लोगों के घर की ग्रॉसरी जो है वो इस लेवल पे चली गई है, तो लोगों में अदम बर्दाश्त तो होगी ना। तो इसलिए ये इस तरह के हादसा जो हैं वो सामने आते हैं। और लोग जो बच्चों की चाइल्ड लेबर की आमिर भाई बात कर रहे हैं, फिर लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा के क्या करना है, नौकरियाँ तो मिलनी नहीं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं बच्चे को 12 साल 10 साल की उम्र का होता है, उसको 5-10 हज़ार रुपया लेके तो आ रहा है ना, अपना खर्चा तो अपने भाइयों का खर्चा तो चला रहे हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट आपके बच्चों को साइज़ facilitate किसी कर हद रही तक सही कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है इसमें। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे फ्री एजुकेशन हो और फिर टेक्निकल एजुकेशन हो। आप बच्चे को मैकेनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ के मैकेनिक बने। एजुकेशन। सॉरी आमिर भाई, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ जिस पे वो बात कर रहे थे कि ना हमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ना हमें टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैंने MSc मैथ्स कम्युनिकेशन किया है, मैं तो यहाँ पे रोज़ जो नए बच्चे आते हैं, मैं खुद इतना कोई नहीं टेक्निकल बंदा, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मुझे मेरी जर्नलिज्म की 8-10 साल ज़िंदगी में वो कुछ नहीं मिला। तो खुदारा आप वहाँ पे प्रोडक्शन का शुबा बनाएं, वहाँ पे वो DSLG तालीम ऑपरेट दे जो करने के बच्चों लोग के आगे बनाएं, काम भी है, जो रिपोर्टिंग पे प्रोफेशन में भेजें। है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। मुझे सुन के हैरानगी हुई, मैंने बच्चे से कहा कि ना खबरें लिखे, मुझे कहा गया कि ये रिपोर्टर्स आए हैं तो इनके साथ। मैंने उनसे कहा मुझे कंप्यूटर पे नहीं चाहिए, मुझे हाथ से लिख के दें। वो कहते सर वो हमें लिखना नहीं आता। हमें लिखना नहीं आता। मैंने कहा क्यों? कहते जी हमसे ना यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हाँ करें, जी। इंग्लिश में हेडलाइंस बनाई जाती है। मैंने कहा आपने अपने प्रोफेसर से पूछा नहीं हाँ। कि आप काम इंग्लिश में उन्होंने हेडलाइंस उर्दू बना रहे हो, चैनल्स में करना है, उन्होंने BBC में कहीं जाके कोई करना है। चैनल है जो अंग्रेजी का चैनल हो जहाँ पे जाकर काम करना है, तो मुझे उर्दू में बनाए। हाँ। अब उस्ताद को भी उर्दू में बनानी नहीं आती। मसला तो ये है, मसले यही है। आपने Education system अपनी में भी बात एजुकेशन करते हैं आमिर भाई। को सिर्फ एक अंग्रेजी का टेस्ट बना लिया है। चाहे वो आप किसी भी शोबे में चले जाएं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें से ग्रेड ले जाएंगे, अगर अच्छी नहीं है तो आप मारे काम आपने उर्दू में जाएंगे। करना और काम आपने उर्दू में करना है और आपने लेबर के साथ पंजाबी में बात करनी है। यहाँ पे पंजाबी, सिंधी में सिंधी। डिक्लेयर्ड उर्दू खैर बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी खबर है उसकी तरफ एग्जैक्टली आते हैं कि जिस सरकारी निर्खनामा जो है वो मजाक बन चुका है और चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है और दीगर अशिया भी। ये तो ऐशा आपसे कह रही होगी खबर में कि उस पर आओ, उस पर आओ, उस पर आओ। ये आप इसको कितनी दफा कहेंगे कि ये मजाक बन, मुझे ये समझाओ। मैंने अपने सब्जी वाले से कहा कि मैंने कहा यार ये तूने नरखनामा लगाया, सलीम उसका नाम है। मैं कहा सलीम है नरखनामा लगाया यार जिस हिसाब से सब्जी दे दे। कहता भाई जान गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 रुपये कमान का एक जरिया, एक फोटो कॉपी है जिसके मैंने 50 रुपये देने हैं। सब्जी वाले नरखनामे के 50 रुपये देने हैं मैंने मुर्गी वाले नरखनामे के, क्योंकि मुर्गी भी लगाता हूँ। दोनों का 50-100 रुपये आके कहता है परिंदा ले जाता है, उसके बाद उसने नहीं आना। अब आप चाहे इन एसीज को, इन डीसीज को, इन प्राइस कंट्रोल कमेटीज को लैंड क्रूजर लेके दें, F-16 जहाज ले दें, टैंक ले दें, कोई बहरी जहाज ले दें, ये नर्क कम नहीं होंगे। और उसकी वजह भी सुन लें। मैं रोटियां लेने गया तनूर के ऊपर, ठीक है। तनूर का मालिक ये कह रहा था कि सर जी आप तो बात करते हैं कि ये नर्कनामा आ गया रोटी का, इनसे कहें कि ये 20 रुपए की रोटी घर में बना के दिखा दें मुझे। क्यों? जब आप बिजली का बिल कमर्शियल देंगे, जब आप गैस की प्राइसेस कमर्शियल देंगे, आप LPG कमर्शियल चलाएंगे, ज्यादा पैसे बनते हैं। और जो मेरे पास कारीगर है मैंने उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं इनको पैसे नहीं आटे का थैला कितने का हो गया, ज्यादा नहीं दूंगा तो ये काम छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ही है। मुझे बताएं, आप किसी कमिश्नर को, AC को कहें अपने घर में अपनी बेगम से 20 रुपए की रोटी पकवा के दिखाएं। नहीं, फिर अगली बात हमें कहते हैं ये 20 रुपए की आटे का थैला महंगा हो गया। देखिए जहां तक आप ये बात करते हैं कि जी लोग खुद साख्ता महंगाई कर लेते हैं,
उस साख्ता महंगाई कहीं नहीं है। जिनके बच्चे हैं उनसे पूछे बच्चों की स्कूलों की फीसों में कितना इजाफा हुआ है। नहीं, खुद आप साहब किताबें इस बात से मैं डिसएग्री करूंगी। नहीं, आप गलत डिसएग्री कर रहे हैं। नहीं, रिदा, एक बात, इजाफा तो मैं किया कुछ जाता बात- है, रिदा, खुद एक इजाफा। एक मिनट, एक बात- जो बिजनेस करते हैं ना, आप उनसे भी बात करके देखें। आज आपने शायद किसी बिजनेसमैन को बुलाया भी होगा, बिल्कुल। आप एक बिजनेसमैन से बात करके देखें, उसके अखराजात में 100% इजाफा हुआ है। यकीनन हुआ है, यही लेकिन बात मैं prices करने लगा। और ये already हुकूमत भी 14,000 की बढ़ा रही है ग्रोसरी ना। जो 20,000 24,000 पे पहुंची है ना, इसमें उसका ये तो सारी पैक चीजें लेके आए होंगे। सही खुले मार्केट से वो ओपन दालें और चावल नहीं लेके आया होगा। ये किसी बड़े स्टोर पे गया होगा, वहाँ पे एक मार्जिनल सा उनका प्रॉफिट होता है, उसमें से चीज़ें लेके आए। जो बेचारा परचून फरोश है ना, वो जब लुटता है, जब उसको लूटा जाता है, जब वो अकबरी मंडी से मरगजार कॉलोनी तक ट्रांसपोर्ट का किराया देता है ना, तो वो भी उसमें शामिल करता है। उसको शामिल किस में शामिल करना है, फिर उसने कैसे जब बचाना है। एक जब उसने पानी की एक बोतल, बिल्कुल डिफरेंट पानी की एक बोतल जो है, पानी वो 300 रुपए आमिर भाई मिल रहा है, आप कितना कहते जवाब हैं पैदा होता है? आप मुझे बताएं, आप घर में कभी खुला फल लेके आए, ये जो पेटियों में बंद होता है ना, जो ये रेडी वाले लेके आते हैं, उसमें से अगर बहुत ज्यादा खराब खराब ना निकले, ऊपर वाली लेयर ठीक होती है, नीचे कुछ हाँ, खराब होता है, कुछ उनके साथ भी कच्चे- धोखा होता है। मैं ये नहीं कहता हूं ये माशरा ही सारा आवे दावा ही बिगड़ा हुआ है। उलट चल रहा नहीं है। रिदा, एक बात सुनो लेकिन ना। हम क्या करते हैं, हमने हमारा जोर जहाँ चलता है। मैं आपको सच्चा वाकया, साई साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सच्चा वाकया। सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। मैंने फल वाले से फल लिया, ये करीम ब्लॉक के बाहर रेड़ियाँ लगी होती जिस पे कभी कारपोरेशन की नज़र नहीं जाती है। मैंने उसको कहा दे दे, तो उसने ना मुझे कुछ फल दिया, तो उसने रेट बताए साथ साथ ना। मैं कहा यार खुदा दा खौफ कर, इतना रेट, इतना रेट तो आप चलो ये मार्जिन ले लो, 100% ले लो। कहता भाई मैं आपको कसम खा रहा हूँ, अभी थाने से बंदा आया, मुफ्त फल लेके गया मेरे से। लो यार, तो केड़ा सच्चा तो वाकया वो बाकियों से लो, उन्होंने यार, तो पूरे रोज करने दा क्या? सच्चा। रोज दा सच्चा। हर गली दा, हर महल्ले दा। अब मुझे ये तो बताएं, होता है। जहाँ थाने का बंदा मुफ्त फल ले जाएगा, वहां पे वो फल वाला मेरे पे बोझ नहीं डालेगा तो किस पे डालेगा? ए, आमर भाई माफी, ये कारपोरेशन वाले वो अलग उनका पैसे- हक है, हिस्सा थाने का। कारपोरेशन वाले अलग पैसे लेके जाते ये हैं उनका रेडी हिस्सा है, लगवाने ये के। उनका हिस्सा ये तो है। आप उनको रेडी justify लगवाने कर रहे हैं के ना, या खुद मैं महंगाई को एक- justify विदा कर रहे हैं। मैं नहीं, एक ऐसे आमर भाई। एमपीए को भी It's not जानता justified. मैं एक ऐसे एमपीए को जानता हूँ जो कि रेडियो वालों से पैसे लेता था। आप सिर्फ फिर एक आप कहीं जानते गए हैं, नो बहुत जस्टिफाई, सारे वो अपना खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? अपना आमर खर्चा भाई, ये पूरा देखिए, हो रहा ये है, जब कैसी- सरकारी रेट एक बढ़ता है तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रख के रिदा, मैं बढ़ाया आपको जाता है नहीं ना। नहीं बढ़ाया। रिदा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आमर भाई वैसे ही मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे गलत बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी रेस्टोरेंट बनेगा, जो भी होटल बनेगा, जो भी पुलिस वालों रेडी पे भी लगेगी, उस पर पुलिस का भी हक होगा, जिले इंतजामिया का भी हक होगा, लेस्को का भी हक होगा, देखो ना, वासा लफ्ज़ का भी, इस्तेमाल के साथ। वासा का हक है ना। मैं तो भुगत रहा हूँ, मुझे पता है कितना उसका। हक है और कितना हक मारा जा रहा है, इस पे बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेने का फौरन से कहा जा रहा है। महंगाई पे बात हो रही है और किरायों में भी खुद इजाफा कर दिया गया है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि ट्रेनों के टिकट भी अब 10% महंगे कर दिए गए हैं और बसों के किराए भी बढ़ गए हैं। ये तो इनएविटेबल था, जाहिर सी बात है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो ये किराए भी बढ़ा दिए जाते हैं और फिर इसमें कोई वापसी नहीं होती और फिर वो जो इजाफा होता ही चला जाता है और आवाम पे जो बोझ पड़ता है। अली साही, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है, इजाफा जब होता है तो वो वापस नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, हमने कभी देखा नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। प्राइस कम हुई हो प्राइस कम हुई हो, जिसकी बढ़ती है फिर वो बढ़ती चली जाती है। और जिस तरह हम पहली खबर को डिस्कस कर रहे थे, आमिर भाई बड़ा ज़बरदस्त उस पर तजिया दे रहे थे। देखें, अफसरान के घरों में तो महंगाई बढ़ती है। अगर निरखनामे पे कंट्रोल करवाएंगे, तनख्वाह पे गुजारा करेंगे, तो फिर हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उनको पता होगा कि 24,000 25,000 की ग्रॉसरी की है। ना वो कभी भाभी के साथ स्टोर पे गए, ना उन्होंने कभी फल ख़रीदा, ना उन्होंने कभी गोश्त ख़रीदा, ना उनके कपड़े ख़रीदने के मसाइल हैं, ना जूता लेने के मसाइल हैं। कपड़े भी किसी जगह से आ जाते हैं, जूते भी किसी जगह से आ जाते हैं, ग्रॉसरी जो है वो मुलाजम जाके करके आते हैं, क्रेडिट कार्ड बने होते हैं, पैसे जो हैं वो खुले पैसे जो आते हैं वो भी अकाउंटेंट। मैंने, अच्छा मज़े की बात है, सॉरी आमिर भाई, मैंने कई दफ्तरों में देखा है जो बहुत ईमानदार अफसर हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, उनके घरों का भी सारे का सारा जो खर्चा है वो अकाउंटेंट दफ्तर का चलाता है। और एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं,
और महीने का कम से कम 8 से 10 लाख रुपया दफ्तर से जाता था। इवन घर के परिंदों के जो दाना था वो भी अकाउंटेंट ख़रीद के दे के आता था। तो महंगाई कंट्रोल तब होगी जब इंतज़ामिया मुतहरक होगी। इंतज़ामिया मुतहरक है अपने घरों को कि उसके मामला कैसे ठीक करने। वो इनके घरों में चले जाए ना तो बाहर लिखा होता है हाज़ा मिन फजले रब्बी, हालांकि वो रब का फजल नहीं हो रहा होता, ये एक शैतानी चरखा है। इनके घरों के अंदर चले जाए तो इनकी बेगमात तस्बीहें करती हुई मिलेंगी। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दें। तोहमात का शिकार होंगी, घर में कुरानी आयत दीवारों पे लगाई होंगी। लेकिन इन शैतान सिफ्त अफसरान को कोई ये काम नहीं समझ जा सकता कि एक नवाला हराम आपकी 100 साल की इबादत को ख़त्म कर देता है। और फिर मज़े की बात है जो ऑनेस्ट अफसर है ना वो आप उनको बिल्कुल छूत समझते हैं। वो उनको ना अपने साथ बिठाते हैं, ना उनकी अच्छी पोस्टिंग होने देते हैं, आगे आने देते हैं, ना उनको आगे आने देते हैं। अगर वो आ भी जाए आगे तो निजाम ठीक करेंगे तो इनका क्या बनेगा? वो थोड़ा बहुत निजाम ठीक करेंगे। सर्कल इसी तरह से देखिए वो बेचारा कैसे उसको सर्वाइव क्यों करने दें, उसने तो पैसे पहुँचाने नहीं है ऊपर, नीचे से पैसे उसको आने नहीं है, उसने ऊपर पहुँचाने नहीं है। तो ये समझा जाता है कि ये बेकार आदमी है, इसको रहने दो, ना नीचे वालों के साथ इसकी बननी है ना ऊपर वालों के। नीचे वालों से काम लेगा तब वो नाराज होंगे, पैसे नहीं लेके आएंगे, ऊपर वालों को पैसे पहुंचाएगा नहीं, लिहाजा उनका काम भी नहीं करेगा। तो ऐसे बंदे को ओएसडी होना चाहिए। तो ये मशीनरी जो है ये किसी सूरत में जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ना आपका सरकारी निरखनामा ठीक होगा, ना आपके दफातर के मसाइल हल होंगे, ना आपका थाना कल्चर ठीक होगा, ना आपका DC दफ्तर ठीक होगा, ना आपका कमिश्नर दफ्तर ठीक। हम इसी तरह वो जलील होते रहेंगे, सड़कों पे नारेबाजी करते रहेंगे। बल्कि अब तो लोग इस बात से भी फेडअप हो चुके हैं, वो बिल्कुल उनको इस चीज़ की उम्मीद ही ख़त्म हो गई है कि कोई चीज़ ठीक होनी। और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से हमें तो कुछ चीज़ बेहतर होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट ही इतना इस वक्त मुल्क के अंदर है कि आपको पता है कि जो इनके आपसी मामला चल रहे हैं ना, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना होने वाला है। आप यकीन करें इनको किसी को हमारा ख्याल नहीं है, इनको सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का ख्याल है। एक साहब आए थे जिन्होंने हमें एक पूरा लॉलीपॉप दिया था कि मैं यहाँ पे तालीम लेके आऊँगा, हेल्थ बेहतर करूँगा, गरीबों के मसाइल करूँगा। हम सबको बड़ी उम्मीद थी और खुदा की कसम सबको बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जब वो आए, जिस तरह चीज़ें उन्होंने एग्जीक्यूट की और जो कुछ जैसे उन्होंने यहाँ पे वसीम अकरम प्लस माइनस लेके आए, वो माइनस थे या प्लस थे हमें तो समझ नहीं आई। लेकिन हमने देखा गरीब के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते गए। और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट से गए और जिस तरह वो पार्टी बावली हो गई वापस इक़्तिदार लेने के लिए, आपने इस हद तक चले गए कि आप अस्करी अमलाक को आग लगा दी और वहाँ पे आप दाखिल हो। तो आप थोड़ा सब्र कर लेते, इलेक्शन में आप अपना सिचुएशन जो है मुल्क की वो बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन इसमें एक ठंडी हवा का झोंका है कि कुछ मौजूदा जो निगरान सेटअप है उसमें इक़दामात जो थोड़े अच्छे किए जा रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस ट्रेन में सफ़र और सफरी सहूलियात बेहतर बनाने का उन्होंने अब हुक्म दिया है। ये एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छी खबर है कि अब मेट्रो बस का खुद गए जाके उन्होंने मुसाफिर जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि टिकट्स लेने का आके या AC बंद थे उस पर भी बरहमी का इजहार किया। तो अब ये भी उनकी जानिब से एक प्लान किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री मेट्रो बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, उन्होंने प्लान तो किया और उन्होंने लिख भी दिया है सेक्रेटरी को कि इसको प्लान किया जाए। हमारे ज़माने में ना जो आम किराया था 8 आने और 1 रुपये के करीब स्टूडेंट को 10 पैसे में मिलता था। उस मैं करता रहा हूँ, कार्ड होता था, स्टूडेंट डिस्काउंट होता था। अच्छा, फ्री का जो कंसेप्ट है ना वो पूरी दुनिया में अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये इससे बल्ले बल्ले ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ किराया रखें तो आप इससे एहसास ज़िम्मेदारी भी होती है। चले आप आज के दौर में उनके लिए 10 रुपये रखते, वो 10 पैसे को 10 रुपये बनाते तो ये ठीक है। लेकिन ये जो फ्री वाला कंसेप्ट है फिर इस पर 2 नंबरियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर फ्री पासेस बन जाते हैं। जिस तरह से मशरूम ग्रोथ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं और जिस तरह घरों के अंदर अब आपको नज़र आती हैं यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज, हर कोई स्टूडेंट होता है, फिर हर कोई स्टूडेंट होता है तो वो फ्री सफ़र करता है। अदारों को बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन पर खर्च भी किया जाए और उनसे आमदन भी ली जाए। चले आमदन ना लें आप पूरी दुनिया में, खैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आमदन का ज़रिया नहीं समझा जाता है जो सरकारी है, उनको तो नहीं समझा जाता है, वो लोगों की ही इमलाक समझी जाती है। लेकिन उस पर इतनी सब्सिडी नहीं दी जाती है कि वो अदारे क्लैश कर जाए या वो। आमर भाई आपने तो वैसे ही हर पब्लिक का जो फैसिलिटेशन का कोई मंसूबा है उस पर आपने
इख्तलाफ करना है, आप कोई ना चले कोई यहाँ पे ले मुफ्तखोरों आते हैं। को आप मुफ्तखोर में क्या एक और student मुफ्तखोरा है? मेरे साथ बैठा है। स्टूडेंट है, उनकी एक तरफ जरूरत देखना है है, एक पॉइंट से दूसरे एक बात पॉइंट तक सुनो, जाना एक है। तरफ अभी ये अपनी बात का इख्तलाफ कर रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि महंगाई हो रही है, एजुकेशन मुमकिन नहीं है, और अगर सहूलत दी जा रही है। निगरान वज़ीर आला मैंने ने एक सिस्टम छोटी की बात की है, मैं एक तो- छोटी सी सहूलत दी मुझे है। इसमें कोई नहीं है, और मैंने छोटी सी सहूलत है, बड़ी सहूलत है। मैंने फ्री सफर किया है। मैंने कहा है कि हमारे ज़माने में भी सहूलत दी जाती थी, लेकिन आज डिस्काउंट मेरे दे पास रहे आज हैं, भी वो फ्री कार्ड होती बना हुआ थी। है, ये निगरान बस का कार्ड आज भी पड़ा हुआ निगरान है। वज़ीर आला की खुद साख्ता अपोजिशन है ये, बिला वजह एवं ही हर बात में जी कि मैं- निगरान ऑपोजिशन हुई ना फिर। हाँ, निगरान चलो कोई खुद opposition होनी साख्ता चाहिए। खुद साख्ता है वही अपोजिशन है। दूसरा ये ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने सफ़र भी कल किया, ट्रेन पे भी किया, ऑरेंज लाइन ट्रेन पे, बसेस पे भी किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी बहुत कर रहे हैं। एक अगर मेरी ये सजेशन और मान लें कि ऑरेंज ट्रेन के साथ साथ ग्राउंड पे सफ़र करें, उनको पता चले कि ऑरेंज ट्रेन के नीचे जो रोड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ये पूरे मुल्तान रोड के ऊपर, और उसके साथ साथ जो ड्रेन नाला बनाया गया है, शुक्र है सब्जा तो नहीं आया तुझे केड़ा नहीं, नाला मैं खाड़क समझा नाला नहीं, खारक नाले थे। खैर, जो साहिब साहब ट्रांसपोर्टेशन ऐसे आपस की सहूलियात बात है, अच्छी एक साल हो गया है, आज भी एक क्रेन खड़ी है वहाँ पे जो ना हिलती है ना जुलती है, वो एक हिलनी साल नहीं से हम है। भुगत रहे हैं, छोड़ दे इस बात को। तो आपको याद हो ना, मैं लेकिन करवाता ऑरेंज हूँ ट्रेन आपको। के साथ साथ जो ड्रेन नाला है वो बंद हो चुका है, उसमें मिट्टी भर चुकी है, वो पानी का निकास नहीं कर रहा है, ये कल में बुनियादों में जाएगा या क्या करेगा, ये कितना खतरनाक है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें पौधे उग चुके हैं जिसमें कल को पीएचए वाले कहेंगे जी हमने पौधे लगाए थे। मुझे ब्रेक लेने का वो कहा वाले जा रहा है, पौधे ब्रेक उग के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, अपनी खबर की तरफ चलेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 15 साल कामयाबी के मुकम्मल हुए और ये लाहौरियों की मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली है सिटी 42 को, और लोग भी इस हवाले से बहुत खुश हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, दुआएं भेज रहे हैं। सरकारी दफातर में सिटी 42 देखा जाता है और ब्यूरोक्रेट्स के भी हमें जो पैगामात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, वो मौसूल हुई हैं। क्या कहा जा रहा है लाहौरियों की जानिब से, आपको दिखाते हैं। में सिटी 42 का आगाज़ हुआ था। आज पूरे 15 साल हो गए इनको अपना चैनल स्टार्ट किए हुए। इस दौरान में इन्होंने हमेशा सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की है और जनरल पब्लिक के इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से हम भी हमेशा ये चैनल देखते हैं। ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से जो ख़बरें हैं उसके लिए हम हमेशा सिटी 42 के चैनल को ही देखते हैं। अपने इदारे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के हवाले से मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, कोई इशू हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि पीओएस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे हम लोग, तो हमने हमेशा इनको आजमाया है और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जनरल मैसेज तक पहुँचाने के लिए हमें हेल्प किया है। मैं इनके 15 साल की तकमील के ऊपर सिटी 42 इसमें काम करने वाले तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। पहले तो मैं C42 की एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इनको इनकी 15वीं जो सालगिरह है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और C42 ने पिछले 15 सालों से शहर और शहरियों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी आप ये इसी तरीके से इसी जज्बे से काम करते रहेंगे और बहुत मुबारक हो। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई जान के जी कि सिटी 42 की ये 15th बर्थडे है। जब से 2008 में ये बना था, तो जब से बना ये बड़ी अच्छी कवरेज कर रहा है, ख़ासतौर पर लाहौर की जो है सारे डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स की भी कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के भी जब भी कोई केसेस वगैरह होते हैं या जो भी कोई इवेंट होता है उस पर हम इनको दावत देते हैं और ये बड़ी जल्दी आके तो हमारी कवरेज वगैरह सारी वो या खबर जो होती है स्मगलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है उसकी खबर बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी जल्दी ये पहुँचाते हैं आवाम तक। तो मैं समझता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिटी 42 की लाहौर में ओवरऑल, और मेरा ख्याल इसको इसी तरह जारी रखना चाहिए, हम सबके लिए नहीं अच्छा काम कर रहा है। मैं सिटी 42 की 15वीं सालगिरह पर उनके मालिकान, इंतज़ामिया, कारकुन, जर्नलिस्ट, तमाम लोग जो से मुंसलिक हैं और ऑफ कोर्स नाजरीन को ढेर सारी मुबारकबाद
ये सिटी 42 का थोड़ा इम्तियाज़ रहा कि उन्होंने शहर की खबरों को इतना दिलचस्प और इतना रेलिवेंट कर दिया कि बाद में आने वाले चैनल्स भी उसको फिर कॉपी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी 42 ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा और आज भी नंबर 1 चैनल है शहर की खबरों के हवाले से। तो लिहाजा मेरी तरफ से तमाम काविशें, तमाम क्रेडिट जाता है कारकुनान को, वर्कर्स को, जो दिन रात अपनी मेहनत के साथ इसको नंबर 1 चैनल बनाए हुए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से सिटी 42 को उसकी 15वीं सालगिरह मुबारक हो। ये आज से पहले भी 15 साल के दौरान इसने हक़ाइक़ पर मुबनी ख़बरें तेज़ तरीन तरीके से देता रहा है, और अब मेरी अभी भी आगे भी विश है कि ये इसी तरह से हमें हक़ाइक़ पर मुबनी ख़बरें देता रहे और फलता फूलता रहे। सिटी 42 चैनल को मैं दिल से मुबारक देना चाहता हूँ कि आज 15वीं सालगिरह है उनकी। 2008 में ये बनाया गया था, लेकिन इस दौरान कितनी तरक्की की है और कितना ये पॉपुलर हुआ है, हर दिल अजीज़ हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सिटी 42 को, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ से मुझे फौरी तौर पर जो रिक्वायर्ड जो ख़बरें होती हैं वो मुझे मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से ये सिटी 42 एक ऐसा मीडिया है कि जो बहुत सारी ख़बरों के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ये हमें बाखबर रखता है। दुआ यही है कि आइंदा भी आने वाले सालों में भी इसी तरह हम ये खुशी सेलिब्रेट करते रहें कामयाबी की। और अगर मैं अपने जोड़े की अब बात करूं, विच आई लव, दैट इज़ फ्रॉम सायानिक, एंड इफ़ यू लाइक माई ड्रेस टुडे गो चेक देयर पेज आउट। साथ ही साथ इनके जो इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक और देयर वेबसाइट, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड यू मस्ट गो एंड चेक देम आउट। तो अभी आपको बताते चलें कि इसकी तरफ वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कल हम आपको भी ज़रूर विश करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और शो का आगाज़ आज हमने किया, महंगाई की बात कर रहे थे हम, और महंगाई ही ऐसा मसला है जिसने पूरी आवाम को जो लेके बैठा हुआ है, और जो सकत है गरीब की वो ख़त्म हो चुकी है, जो मतलब अपना पेट भरने की भी अब नहीं रही है। बिल्स दें या बच्चों का पेट भरें या फिर उनकी एजुकेशन पे, क्या बहुत सारे मसाइल हैं आवाम के। लेकिन साथ ही साथ ताजिर भी जो है ना वो भी उतने ही परेशान हैं, और ताजिर जो होते हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। और सबने यही कहा जाता है कि हुकूमतें जाके सबसे पहले दावे करती हैं, वादे करती हैं कि सबसे पहले इस सेक्टर पे तवज्जो दी जाएगी, लेकिन वो दावे हवा हो जाते हैं जैसे ही वो हुकूमत आती है। इस वक्त ताजिर भी जो है वो उतना ही परेशान है जितनी आम आवाम। क्या क्या मसाइल हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, महंगाई जो है वो किस तरह से ताजिरों पे असरअंदाज हो रही है और वो इसको कैसे डील कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये जो महंगाई का मसला है, यकीनन ये एक इतना बड़ा मसला है कि इस पर जितनी बात कर ली जाए उतनी कम है, लेकिन ताजिरों के भी मसाइल वैसे ही हैं, इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है हुकूमत की, एक डायलॉग हो, एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए और इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि ताजिर जो हैं वो इस वक्त कितने परेशान हैं इस महंगाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ताजिर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन अफसोस ये कि जो ताजिरों के मुतल्लिक प्लानिंग बनाई जाती हैं ताजिरों से ही नहीं मशवरा किया जाता। हम तो कई मरतबा कहते हैं और सिटी 42 के ज़रिए जो है हम अपना पैगाम भी पहुंचा चुके हैं कि जनाबे वाला कि आपने अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो सबसे पहले ये जो अमरात हैं वज़रा की वो ख़त्म करें। IMF ये तो कहता है कि अभी फ़लाँ टैक्स लगा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें। क्या उसने IMF ने ये नहीं कभी कहा कि जो वज़रा को आपने सहूलतें दी हैं, जो गुज़श्ता दिनों इन्होंने यानी सरकारी महकमे में नई गाड़ियाँ दी हैं, कि आया उसको जो है वो रोकें। घर, नौकर चाकर, फिर उनके पेट्रोल, फिर गाड़ियां बेजा और इस तरह का प्रोटोकॉल जिसकी ज़रूरत नहीं है, अपने खर्चे पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सबसे अहम चीज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट का निगरान सेटअप जिस दिन आया, सब ने ऐलान किया कि हम अपना ख़र्चा खुद उठाएंगे, और यहाँ तक
कि जो वज़ीर आला हाउस का जो मेहमान नवाजी का खर्चा होता है वो भी वो खुद भी उठाया वज़ीर आला जा साहब खुद उठाते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म साहब इस अहल नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें? क्या ये जो वुज़रा हैं वो इस अहल नहीं है अपना पेट्रोल खुद उठा सकें? ये वही लोग हैं जो जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं अपने खर्चे जो है चलाते हैं, तब तो इन्हें कोई ख़तरा नहीं होता कभी इन्हें कोई दहशत गर्दी ना हो जाए, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। यहाँ तो आम जो है हुकूमत में आम एक क्लर्क को ले लें, उसकी जो तनख्वाह है और उसकी लिविंग स्टाइल आप देखें कि अभी कितना फ़र्क है। इससे ये पेट्रोल महंगा होने की, इससे पेट्रोल नहीं महंगा हो रहा, ये जो अभी जो है बिजली जो इन्होंने हर चीज़ महंगी होती है, जो है सब महंगी इंटरलिंक्ड है। की, और ये अभी मज़ीद पेट्रोल 20 रुपये पहले बढ़ा, 18 रुपये फिर बढ़ा, यानी तकरीबन 40 रुपये के करीब बढ़ गया। ये सब का जो है असरात जो है बिजली पे भी आने हैं, इसके असरात ट्रांसपोर्ट पे भी आने हैं। आ चुके हैं सर, आज भी किरायों में इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल, और इसके असरात जो है कि यहाँ तक कि जो रोटी लेते हैं उस पर भी आने हैं। देखें, एक ख्वाह वो ताजर हो, ख्वाह वो ताजर का मुलाजिम हो, या ख्वाह किसी भी महकमे का मुलाजिम हो, जितने शहरी, देखिए अगर हमारी अवाम आबादी 25 करोड़ है जी, उसमें से जो काबिल हैसियत और जो लोग होंगे वो 2 करोड़ 3 करोड़ होंगे, बाकी जो 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम है वो किस तरह सर्वाइव करेगी? इससे स्ट्रीट क्राइम ना बेसिक उसमें सिर्फ आप बिल दे सकते हैं अपना एक बिजली का, जी वो भी नहीं दिया जाता, वो भी नहीं दिया जाता कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ उसका पेट्रोल का, उसने अपनी जो जॉब पे आना है या मुलाजमत से वापस जाना है, वो जो गाड़ियों वो के खर्चा किराए नहीं या होता। मोटरसाइकिल का पेट्रोल, उसका वही एंड पे पता चलता है बचा क्या है, 4000 5000 6000, और 6000 में क्या करेगा? वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देगा, वो अपने बच्चों के लिए रोटी लाएगा, वो बिजली का बिल देगा या पानी का बिल देगा। और यहाँ तक अब तो गैस भी महंगी हो गई है। सब महंगा पहले हो कभी होता था कि बिल गैस का आता था 300 200 जी, 700, बिल्कुल। बेसिक अब तो 600। गैस का बिल जो है वो हज़ारों में है। जी। वो किसी बेचारे गरीब का ही आप बिल उठा के देख लें, लेकिन पूछने वाला पूछने वाला कोई नहीं, सब आपस में लगे हुए हैं। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये जो अनरेस्ट है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इन फ्यूचर भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी जो वो नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे, किसको फिर जिम्मेदार ठहराया जाए? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलकर क्यों नहीं बैठती हैं, कोई एक इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं लेकर आती हैं एक पेज पर, जहाँ पे ताजिर भी हों, उनकी भी डिमांड्स पूरी की जाए, उनको सुना जाए एटलीस्ट, और ये हुकूमतें जब मिलके बैठेंगी तभी कोई हल निकलेगा। जी, इसमें मिलकर देखें, अगर ये मुहिब्बे वतन लोग हैं ना, इन्हें मिलकर बैठना पड़ेगा जी, क्योंकि इस टाइम बात मुल्क की है। इस टाइम मेरी या यहाँ बैठे लोगों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात है, और हमें ना छोड़ के मिलके बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ये ना इत्तफाकी की वजह से हो रहा है। फ़ौज को मैं समझता हूँ अहम किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें इससे तो बेहतर है कि खुद जो है उस पर कंट्रोल कर लें और मुल्क का निज़ाम जो है चला लें। आज के दौर से लोग कहते हैं कि आमरीत के दौर में हमेशा जो है पिसता है, मुल्क नुकसान में जाता है। आमरीत जो मैंने अपनी आंखों से, पहले का तो मुझे पता नहीं, कि मुशर्रफ दौर में बहुत खुशहाली थी, बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा था, बहुत खुशहाली थी, हर बंदा जो है मुतमिन था, और सबसे बड़ी बात करप्शन कंट्रोल में थी। और अब करप्शन इतनी बढ़ गई है कि जिसकी इंतहा नहीं। आप ये देखें, दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में चले जाएं, साहब बहादुर बैठे हों या ना हो, एसी चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, बंद कमरों में एसी चल रहे हैं। जी भाई, ये किसने बिल कंट्रोल नहीं करना दे रहे, है? बिल नहीं दे रहे, और उसका बिल वहाँ भी दे रही है, क्योंकि ये जो बिजली इस्तेमाल होनी है, ये जो यूनिट्स इर्द गिर्द हैं उन्हें पूरे करने हैं, वो आम शहरी पे डालने हैं। आप देखें, सबसे जो अहम है, पहले कभी कोई शहरी जो है यानी सब्जी लेने जाता था या फल लेने जाता था, उसमें ये छोटी मोटी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं कि भाई वो दुकानदार वैसे ही उसे डाल देता रहा फ्री, धनिया मिर्चें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये हालात हैं कि जो है, जो एक ख़र्चा, अगर रोज़ का ख़र्चा एक घर का यानी एक दिन की रोटी पकाने का 1000 रुपया लगता था, अब वो 2 से 3000 पे चला गया है। तो कैसे कंट्रोल होगा? हुकूमत कहती है कि कम से कम 25,000 तनख्वाह होनी चाहिए,
बेतहाशा सरकारी मुलाजमीन, हमने पूछा कि भाई तनख्वाह बढ़ी, उन्होंने कहा जी बस वो टीवी की हद तक तो था। अगर आप कंपेयर करें, मतलब जो साबिका हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत है, आप डिफरेंस देखते हैं कि ये जो एक मौजूदा हुकूमत है इसने कोई नई पॉलिसीज़ क्या लाने की कोशिश भी की, या फिर कितनी सनतें हैं अगर आप कंपेयर करें दादोशुमार के मुताबिक जो कि बंद हो चुकी या इस कुछ महीनों में वो बंद होने को हैं, क्या हालत हुई है, कितनी चेंज हुई है? इस टाइम तो ये हालात हैं कि जो सरमायादार है वो भी परेशान है, वो सोच रहा है कि वो अपना सरमाया बाहर कहीं मूव कर ले, और जो सफ़ेद पोश बंदा था, गरीब तो देखें वो अपना हाथ फैला के मांग लेगा, किसी बहन भाई से रिक्वेस्ट कर लेगा, किसी हमसाये से रिक्वेस्ट कर लेगा। जो सफ़ेद पोश तबका था, मैं समझ वो 15 करोड़ के करीब कमोबेश होगा, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा पिसा सफ़र कर रहा है। क्योंकि उसके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अब वो स्कूल से उठा भी नहीं सकता, कभी घर के करीब जो है किसी नॉर्मल जो है स्कूल में डाल ले। और स्कूलों, क्योंकि हर इंसान चाहे कोई बादशाह है चाहे कोई फ़कीर है, उसकी कोशिश होती है उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल करे, उसका बेटा अच्छे कपड़े पहने, उसका बेटा अच्छी रोटी खाए। और यहाँ ये हालात हैं, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, भूख ऐसी चीज़ है वो बर्दाश्त नहीं होती। भूख की वजह से, अपने बच्चों की तो बिल्कुल ही नहीं होती, भूख की वजह से इंसान जुर्म की तरफ भी जाता है, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। और हमारे अगर खुद इजाफा भी होता है, जैसा कि एक तो ओवरऑल प्राइस किसी चीज़ की बढ़ जाती है, फिर अपने तौर पे जो लोग ये फ्रॉड तो होता ही है, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जो है आप रपट दर्ज करवाने चले जाएं, वो रपट दर्ज नहीं होती, निज़ाम ही सारा बिगड़ा हुआ है। वो सबसे पहले अगर किसी ताजर की डकैती होती है उसकी दुकान पे, या वो बैंक से लेके जो है निकलता है, अब तो ये तो दूर की बात, जो स्कूल से बच्चे आते हैं, जो माएँ जो है यानी खुद लेने जाती हैं, लोगों ने ड्राइवर जो है नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लोगों ने ड्राइवरों को जो है छुट्टी हटा दी है, वो कहते हैं खुद जो है काम करने लग जाएं। तो उनसे जो है अगर सपोज उसके पास और कुछ नहीं है, मोबाइल तो होगा, मोबाइल छीन लिया जाता है। तो ये हम सब ने जो है मिल के ठीक करना। सबसे पहले देखें, इंपोर्ट बंद कर दिया गया, तो वो जो एक हालात थे उनमें आपने कोई बेहतरी देखी है इस मौजूदा हुकूमत में, कि जब आप बाहर से खाम माल ही नहीं आना, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो सफ़र कर रही है, यहाँ पे लोकली कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, बाहर से आ नहीं रहा, जैसा कि फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो एक इस टाइम क्या कहूँगी क्राइसिस में है ये सारी सिचुएशन, तो इस हवाले से आपने देखा है, कोई एफर्ट देखा है हुकूमत का? नहीं जी, कोई एफर्ट नहीं है। हमने तजवीज़ भी दी, हमने जो है जो इससे बेहतर साग डार साहब के आने से पहले मुफ्ता इस्माइल साहब थे, वो ठीक मैं समझता हूँ इस हालात से बेहतर वो चला रहे थे। डार साहब के आने से पहले था, मैं डॉलर को समझता हूँ, मैं IMF को समझता हूँ, वो दावे कहाँ गए? वो तो ये कहा जा रहा था कि जब नेक्स्ट रिव्यू होगा IMF का, तो आपका जो एक क्राइसिस है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएगा। ताजिरों के जो हालात हैं स्पेसिफिकली उनके हवाले से कहा जा रहा था कि हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो मिल गया कर्ज, बेहतर हुए? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं, बिगड़ते ही जा रहा है। हमारे मुल्क में कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और भाई है ही कुछ नहीं हमारे मुल्क में। कौन सी चीज़ बनती है जो आपने एक्सपोर्ट करनी है? पहले कभी होता था कि लेदर जो है हमारा बड़ा मशहूर था, वो एक्सपोर्ट होता, तो वो भी नहीं हो रहा। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। और सबसे अहम चीज़, हमारी हर चीज़, यहाँ तक कि हमारे जो सुई तक का जो है ना, वो भी चाइना से आती थी, हर चीज़ तो चाइना में आती है। इसमें कौन सी, आप कहते हैं हम जो है श्रीलंका वाले हालात ना पैदा हो जाएं, और जनाब उसके तो हालात वो तो फिर सरवाइव कर गए, हम कहाँ खड़े हैं? बांग्लादेश 1971 में जो है हमसे लदा हुआ, वो कहाँ से कहाँ चला गया? हमारा हमसाया मुल्क जिसे हम दावा करते हैं कि जनाब हम जो है ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसका देखें वो कहाँ से कहाँ चला गया। हम जो है आगे जाने की बजाय हमारी दौड़ पीछे की और तरफ वजह यह है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। अगर उनको आसान कर्जे फराहम किए जाएँ, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, तो ये जो हमारे इम्पोर्ट के मसले हैं या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिस तरह सफ़र कर रही है, ये थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बात वही है कि पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, हमारे पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है। पॉलिसी नहीं है। यहाँ तक हालात हैं कि आए रोज़ जो है
लेस्को की खुली कचहरियाँ लगती हैं, लेकिन कोई अमलन जो है वो सिर्फ कचहरी की हद तक है और लोगों को दिखाने की हद तक है। मार्केटों में 4-4 दिन लाइट नहीं आती, उसके बावजूद 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार दुकानों के बिल आते हैं। लोगों से किराए अफोर्ड नहीं हो रहे। ये तो हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ताजरों पे इन्होंने तलवार लटकाई हुई है, तो जो गुज़श्ता गवर्नमेंट लटका के गई, वक्त की टाइमिंग की पाबंदी है। हमने ज़्यादा उनकी मिन्नत समाजत की, उन्हें कहा क्योंकि ऑलरेडी लोड शेडिंग की वजह से इतने मसाइल कि 10 बजे तक हमारा ये टाइम कर दें। उन्होंने जो है कहा कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका बड़ापन कि हमें जो है दुकानदारों को कोई तंग उसके बाद तंग करने नहीं है उनका इतने कहने से। हालांकि आज भी मीटिंग है इसी मुतल्लिक, और हम चाहते हैं कि मुल्क, क्योंकि देखें हमने कहीं नहीं जाना, हमने इसी मुल्क में रहना है कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो जीना मरना सब कुछ यही है। इन लोगों के तो सियासतदानों, कोई भी सियासतदान उठा लें कि उसका बाहर सेटअप है, उसका घर है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तो फौरी इसी हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लास्ट मैसेज कि किस तरह से जो हालात संगीन इस वक्त हैं बेहतर बनाए जा सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं क्या उनको डिक्लेयर अगर कर दिया जाए एटलीस्ट, या वो लोग जो कि टैक्स नेट में जो माफिया है उसको टैक्स नेट में ही ले आए तो खर्चे हमारे पूरे हो सकते हैं और ये तमाम इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो एक लास्ट मैसेज सर आप क्या देना चाहेंगे? जी, उसमें मैं कहूँगा कि हमें अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि आप पंजाब हुकूमत की तरह, पंजाब निगरान हुकूमत की तरह आप ऐलान करें कि भाई वज़ीर आज़म और जितने वज़रा हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे और वो कोई मराहत नहीं लेंगे, जो वो अपना ख़र्चा करेंगे अपनी जेब से करेंगे। जिस दिन ये ऐलान करेंगे अवाम भी इन्हें यानी टैक्स में बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेगी। और हालांकि कोई इंसान एक माचिस की डब्बी भी लेने जाता है ना, उस पर भी टैक्स देता है। और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए और तमाम महकमों को अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। और उतनी देर तक टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं होगा जब जो है अवाम को एतमाद नहीं होगा, क्योंकि एतमाद से ही सब कुछ। बिल्कुल, एतमाद नहीं है, इस वजह से लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। फिर अगर अवाम टैक्स देती है, जैसा कि आपने कहा कि माचिस की डब्बी भी अवाम टैक्स दे रही है, तो वो लग नहीं ना रहा, कहीं पे आपको लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं और पूरी की पूरी अवाम, हर कोई इसमें घिरा हुआ है। लेकिन जो इस वक्त सियासतदान है, हुक्मरान है, जिनके हाथों में इख्तियार है इस वक्त कि वो इन हालात पे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ एफर्ट कर सकते हैं, वो अपने ही क्राइसिस में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। लेकिन अवाम का यहाँ पर कोई कुछ नहीं सोच रहा। लेट्स होप, दुआ यही है कि आने वाले दिनों में ये हालात थोड़े से पाकिस्तान के बेहतर हों। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और ताजरों को क्या मसाइल हैं उस हवाले से उन्होंने हमें तफसीलन जो है अपनी राय दी है। इंशाअल्लाह कल दोबारा से आप सबसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।